1997 में भारतीय जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत बढ़ चुकी थी। रवायती हथियारों जैसे मशीन गन्स, तोपें, टैंक्स, इनमें पाकिस्तान और भारत का फर्क बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी खुद को लेस करना शुरू कर दिया था और अब इसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को भी गैर रवायती हथियारों की तरफ आना पड़ा और इसके लिए पाकिस्तान बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत के साथ मिसाइल की दौड़ दोनों मुल्कों को एटमी धमाकों तक ले गई। इसके पीछे असल कहानी क्या थी? अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या खुफिया पैगाम दिया? पाकिस्तान के तैयारे के अगवा होने की कहानी क्या थी? 1998 शुरू हो चुका था और भारत में दाएं बाजू की जमात बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम बन चुके थे। बीजेपी वैसे भी पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सख्त जज्बात रखने वाली जमात थी और अभी चंद साल पहले इसी जमात ने बाबरी मस्जिद पर हमला भी किया था। तो ऐसे में दोनों मुल्कों के हालात ठीक होने के बजाय मजीद खराब होने लगे और सिर्फ खराब ही नहीं हो रहे थे बल्कि यह भी हो रहा था कि अमेरिका जो पहले पाकिस्तान के दिफा में ताउन करता था अब उसने भारत से ताउन बढ़ा लिया था। सिर्फ 6 बरस में भारत से अमेरिकी तिजारत 10 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। भारत की रवायती जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुकी थी। भारत कन्वेंशनल वेपन्स में पाकिस्तान से इतना आगे जा चुका था कि अगर दू बदू जंग हो जाती तो पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना मुश्किल था। वो इसलिए कि ऑन पेपर भारत को फौज और हथियारों की तादाद में वाजिया बढ़तरी हासिल थी। इस पर मजीद ये कि गैर रवायती हथियार जैसे मिसाइल सिस्टम में भी भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। भारत 350 किलोमीटर रेंज वाले पृथ्वी और 2000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि मिसाइल भी तैयार कर रहा था, जबकि पाकिस्तान के दिफा का अहम तरीन हथियार शॉर्ट रेंज मिसाइल M11 था, जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक थी। ऐसे में जरूरी था कि पाकिस्तान भारत की फौजी ताकत को बैलेंस करने के लिए खुद भी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैयार करे और पाकिस्तान काफी अरसे से इसकी तैयारी कर भी रहा था। हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 32 में इसकी पूरी कहानी दिखा चुके हैं कि किस तरह खुफिया तरीके से बेनजीर भुट्टो शुमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई थी। तो हुआ यूं कि 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल हतफ 5, जिसे गौरी मिसाइल भी कहा जाता है, का कामयाब तजर्बा किया। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला ये मिसाइल उस वक्त तक तैयार होने वाले तमाम भारतीय मिसाइल्स का तोड़ था। इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया कि इसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता। कामयाब तजर्बे में गौरी मिसाइल ने सिर्फ 10 मिनट में अपने हदफ को निशाना बनाया। गौरी मिसाइल के तजर्बे के साथ ही भारत के अहम तरीन शहर यानी दारुल हुकूमत दिल्ली, भारत का ट्रेड सेंटर बम्बे, चेन्नई, नागपुर, अहमदाबाद, जलंधर और जैसलमेर समेत कई शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आ गए थे। यह मिसाइल तजर्बा दिफाई मैदान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब ताकत का तवाजुन काफी हद तक बैलेंस हो चुका था क्योंकि खुली जंग में पाकिस्तान के पास एक बड़ा हथियार मौजूद था और इसकी सलाहियत दुनिया ने देख भी ली थी। लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क और वहां बीजेपी की हुकूमत, वो हुकूमत जो इक़्तिदार में ही पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाकर आई थी, ये बात उन्हें कबूल नहीं थी। इधर पाकिस्तान में लोग खुश थे, मिठाइयां बांट रहे थे और मुबारकबादें ले और दे रहे थे, तो उधर भारतीय वजीर आजम वाजपेयी ने ताकत का तवाजुन एक बार फिर अपने हक में दिखाने के लिए एटमी धमाकों का मंसूबा बना लिया। इस मंसूबे का ऐलान उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल तजर्बे ने उन्हें अपने अवाम और दुनिया के सामने एक जवाब भी फराहम कर दिया। 11 मई 1998 को वजीर आजम पाकिस्तान काज़किस्तान के दौरे पर थे कि उन्हें एक इत्तला मिली। इस इत्तला ने उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से दो चार कर दिया। इत्तला ये थी कि भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए हैं। ये वही जगह थी जहां भारत 1974 में भी एटमी धमाके कर चुका था।
जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने में उनके यौम दिफा की तकरीब हो रही थी। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर भी मौजूद थे। दोनों की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय धमाकों का जवाब दिया जाए। डॉक्टर कदीर ने जवाब में कहा, हम तैयार हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी से लेकर वजीर आजम और आर्मी चीफ तक सब जवाबी एटमी धमाकों के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें एक मसला भी था, और वो ये कि जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए, ऐन उन दिनों अमेरिका की क़यादत में दुनिया में एटमी असले से पाक करने की एक मुहिम चलाई जा रही थी। इसलिए पाकिस्तान पहले भारतीय धमाकों पर आलमी रद्देमल का जायजा लेना चाहता था। भारतीय धमाकों के फौरी रद्देमल में यह हुआ कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी तकरीबन तमाम बड़ी आलमी ताकतों ने धमाकों की मजम्मत की। अमेरिका ने तो $12 करोड़ की फौजी इमदाद भी रोक ली। इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती थी कि भारत ने धमाके करके एटमी असला खत्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। जापान जो एटमी हमले सह चुका था, उसके शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और भारत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। जापान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने सफीर भी वापस बुला लिए। यही नहीं बल्कि इन ममालिक ने भारत को दी जाने वाली मिलिट्री और नॉन मिलिट्री इमदाद भी रोक ली। ये सख्त नौइयत की पाबंदियां और शदीद नौइयत का आलमी दबाव था। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये सारे दबाव चंद दिन में ही हवा हो गए। वो यूं कि अमेरिका ने $12 करोड़ की मिलिट्री एड तो रोकी, लेकिन जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स भारत में $7 अरब की सरमायाकारी करने वाले थे, वो और उनकी इन्वेस्टमेंट वही मौजूद रहे। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाला कि भारत के खिलाफ सख्त पाबंदियां ना लगाई जाए, क्योंकि इससे अमेरिकी मुफाद ही को नुकसान पहुंचेगा। शायद यही वजह थी कि भारत ने 2 दिन बाद 2 और एटमी तजर्बात कर लिए। ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस कुन था, लेकिन इससे भी ज्यादा मायूसी चंद दिन बाद होने वाले G8 इजलास से हुई। G8 इजलास दुनिया की 8 बड़ी मुआशी ताकतों का इज्तिमा होता था, जिसमें वो आलमी हालात और तिजारत पर गुफ्तगू करते थे। इस इजलास में भी भारतीय एटमी धमाकों पर मुजम्मत के बजाय रूस की जानिब से कहा गया कि अगर इंडिया चाहे तो 4 धमाके और कर सकता है। यही नहीं बल्कि वही मुमालिक जो चंद दिन पहले एटमी हथियारों ही के खात्मे की बात कर रहे थे, उन्होंने यानी अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सरमायाकारी के मजीद मुआहदे कर लिए। सिर्फ इसी पर बस नहीं, अभी और सुने। इस संजीदा तरीन इजलास में जर्मन चांसलर ने बेपर की उड़ा दी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। अब ये उनका अंदरूनी खौफ था या शरारत, लेकिन पाकिस्तान के नाकर्दा एटमी धमाके की खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। बल्कि कई जगहों से मुजम्मत भी आ गई और पाकिस्तानी सिफारत खानों में तस्दीक के लिए टेलीफोन्स की ना थमने वाली घंटियां बजने लगी। बहरहाल इस आलमी गैर संजीदगी और डरामे ने बीजेपी के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को और शेर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम एटमी हमले की धमकियां देना शुरू कर दी। अब वो न्यूक्लियर टेस्ट से आगे बढ़कर पाकिस्तान पर बम फेंकने की बातों पर उतर आए थे। इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स को ये सब जेब नहीं देता था, लेकिन वो ये कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गरीब किसान बमबारी में मारे जा रहे थे और भारी हथियार दोनों तरफ से बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए थे। इस सारे दबाव को जो एक शख्स झेल रहा था, वो था वजीर आजम पाकिस्तान, क्योंकि धमाकों का फैसला उन्होंने करना था और फैसले के बाद पैदा होने वाले नतायज की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। और ये नतायज क्या हो सकते थे, यही बताने के लिए अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन उन्हें फोन भी कर रहे थे। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन किया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था और अमेरिकी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए बहुत मुआशी मसाइल पैदा कर सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को $5 अरब और F-16 तैयारों की रकम वापसी का भी लालच दिया कि अगर पाकिस्तान एटमी तजर्बात से बाज रहे तो ये सब उसे मिल सकता है। नवाज शरीफ ये सब सुन रहे थे, लेकिन अमेरिकी सदर की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे।
चुनाचे अमेरिकी सदर एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान भेज दिया जिसके जिम्मे सिर्फ एक काम था और वो ये कि किसी तरह पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को कायल किया जाए कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों का तजर्बा ना करे। ये बहुत हाई प्रोफाइल वफ्द था जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल एंथनी और नायब वजीर खारजा टालबोट भी शामिल थे। इस वफ्द ने पाकिस्तान को दबाव और धमकियों दोनों तरह से कायल करना शुरू कर दिया कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, लेकिन अमेरिकी वफ्द का दौरा नाकाम रहा और स्टेट डिपार्टमेंट ने एतराफ किया कि वो पाकिस्तान हुकूमत को धमाके रोकने पर मजबूर नहीं कर सके। अमेरिकी सदर और बरतानवी वजीर आज़म ने नवाज शरीफ को फोन करके आखिरी बार जौहरी हथियारों के टेस्ट से बाज रखने की कोशिश की, जिसका वजीर आज़म ने मुख्तसर जवाब ये दिया कि मैं वादा नहीं कर सकता। जब अमेरिका और भारत को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एटमी धमाका जरूर करेगा तो उन्होंने आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो हथियार ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद पास करवाई जाए कि अगर आज के बाद किसी मुल्क ने एटमी हथियार टेस्ट किए तो उस पर इराक जैसी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस करारदाद की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों ने इराक पर लगने वाली पाबंदियों का दौर नहीं देखा उन्हें बताते चले कि इराक पर वैसे ही पाबंदियां आयद थीं जैसी आज शुमाली कोरिया पर हैं, बल्कि इससे भी सख्त। सिर्फ खुराक और अद्वियात के अलावा इराक बाहर से कोई चीज नहीं खरीद सकता था, न बेच सकता था। दुनिया के ज्यादातर ममालिक के इराक से सफारती राब्ते खत्म थे और उसकी फिजाओं में अमेरिका और बरतानिया के तैयारे चक्कर लगाते रहते थे, यानी इराक को अमली तौर पर पत्थर के दौर में धकेल दिया गया था। अगर सलामती कौंसिल में यह करारदाद मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान कभी एटमी हथियार टेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में उसे भी इराक जैसे इंजाम से दो चार होना पड़ता। लेकिन इस दौरान भारत की गलती ने पाकिस्तान को बचा लिया। हुआ यूं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी धमकाना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहना शुरू किया कि चीन उन भारतीय इलाकों को फिलफौर खाली करे जिन पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था। अब ये पाक चीन दोस्ती थी या फिर चीन का भारत पर गुस्सा कि उसने सलामती कौंसिल के मेंबर्स को ये पैगाम भेज दिया कि अगर एटमी धमाकों के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद सलामती कौंसिल में लाई गई तो वो उसे वीटो कर देगा। चीन के इस ऐलान से आलमी ताकतों का पाकिस्तान को रोकने का मंसूबा खाक में मिल गया और ये करारदाद सलामती कौंसिल में पेश ही ना हो सकी। इस मरहले पर एंट्री हुई एक और धमाका खेज खबर यह थी कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी एटमी तंसीबात पर हमला कर सकता है, जैसा कि वो इराक की तंसीबात पर कर चुका था और इराकी तंसीबात तबाह भी हो चुकी थी। अगरचे इस खबर के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की और वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तानी तंसीबात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान फैसला कर चुका था। अब एक तरफ तो ये आलमी दबाव था, भारत की धमकियां थी, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी दबाव भी बहुत ज्यादा था। इमरान खान लाहौर में मुजाहरे कर रहे थे कि रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। जमात इस्लामी अलग अल्टीमेटम दे रही थी और अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो भी नवाज शरीफ को जनरल न्याजी होने का ताना देते नहीं थकती थी। और तो और बात यहां तक पहुंची कि रावलपिंडी में नन्हे बच्चों का एक जुलूस निकला। जुलूस में बच्चे कह रहे थे कि उन्हें फीडर नहीं, न्यूक्लियर ब्लास्ट चाहिए। इस सारी सूरत से आप समझ चुके होंगे कि बैरूनी दुनिया से धमाके ना करने और अंदरूनी सतह पर धमाके करने का नाकाबिले तसव्वुर दबाव हुकूमत वक्त पर मौजूद था। पाकिस्तान धमाके करने के लिए तैयारियां कर रहा था, लेकिन आलमी अमन और एटमी फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया से एक आखिरी मुतालबा कर दिया। मुतालबा यह था कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को पेशकश की कि अगर भारत अपने एटमी हथियार तलफ कर दे तो पाकिस्तान भी इस रास्ते पर चलने के लिए गौर करेगा। यह एक पेशकश थी जिस पर बातचीत के लिए पाकिस्तान ने आगाज किया, लेकिन यह सदा बसहरा साबित हुई। इन सब बातों के दरमियान ईरान और अफगानिस्तान के करीब पाकिस्तानी सरहद पर एक बहुत कम आबाद और बेआबो गया पहाड़ी चट्टानों के दरमियान कुछ ऐसी नकलो हरकत भी हो रही थी जिस पर अमेरिकी सैटेलाइट्स की गहरी नजरें थीं। ये चागी की पहाड़ियां थीं जिन्हें पाकिस्तान ने तकरीबन 20 साल पहले ही जौहरी टेस्ट के लिए मुंतखब कर लिया था। यहाँ धमाकों के लिए 2 लोकेशंस बनाई गई थी और अब जरूरी सामान भी पहुंचा दिया गया था।
जौहरी तजर्बात के लिए चागी को मुंतखब करने की दो बड़ी वजूहात थी। एक वजह यह थी कि यहाँ शदीद गर्मी और पानी ना होने के बायस आबादी भी ना होने के बराबर थी। आज भी 2 इसराइल के बराबर फैले चागी के जिले की आबादी 1 लाख से भी कम है। चागी के गिर्द कई किलोमीटर तक वैसे भी इलाका खाली करवा लिया गया था, इसलिए मुमकिना ताबकारी से किसी के मुतासिर होने का खदशा नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि यह जोग्राफिया इतना मुश्किल था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स के बगैर यहाँ की जासूसी तकरीबन नामुमकिन थी, क्योंकि आमदोरफ्त के जराए ना होने के बराबर थे और इंसानी वसाइल से जासूसी नामुमकिन थी। उस दौर में 20 साल पहले भी इस इलाके का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नजर में था। चागी के पहाड़ी सिलसिले को रस्म अंग्रेजी के हर्फ एल की शक्ल के 2 गार बनाए गए। इस अंदाज में खुदाई का मकसद ये था कि ताबकारी पहाड़ों से जल्दी बाहर ना निकल सके। अब पाकिस्तान धमाकों के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन धमाकों से सिर्फ 4 दिन पहले एक और सनसनीखेज वाकया रोना हुआ। यह ऐसा वाकया था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और इस ड्रामे ने एटॉमिक टेस्ट भी खतरे में डाल दिया। हुआ कुछ यूं कि 24 मई को PIA के एक तैयारे ने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से कराची के लिए उड़ान भरी। ये तैयारा रास्ते में गवादर में उतरा। गवादर से इसमें कुछ मजीद मुसाफिर सवार हुए। इनमें 3 मुसाफिर ऐसे भी थे जिनके इरादे कुछ खतरनाक थे। तैयारे ने 24 मुसाफिरों और अमले के 5 लोगों के साथ जैसे ही कराची की तरफ उड़ान भरी, इन मुसाफिरों ने असला निकाल लिया और तैयारे को यरगमार बना लिया। उन्होंने पायलट से कहा कि वो तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दे। इस हवाले से हाईजैकर्स बम्बे एयर कंट्रोल टावर से भी राब्ते में थे। इंडिया ने तैयारे को बंबई के करीब एक इलाके में उतरने की इजाजत भी दे दी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम हर कीमत पर तैयारे को भारत जाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। तैयारे का रुख सुबह सिंध के शहर हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन पायलट्स ने हाईजैकर्स को यही बताया कि वो भारतीय शहर जोधपुर में जा रहे हैं, जहां के हाईजैकर उसे ले जाना चाहते थे। हैदराबाद आया तो हाईजैकर्स इत्मीनान से उसे ही जोधपुर समझकर उतर गए। वहां पाकिस्तानी हुकाम पहले से भारतीय शहरियों के रूप में मौजूद थे। उन्होंने हिंदी जुबान में हाईजैकर से बातचीत शुरू कर दी। हाईजैकर्स ने उन्हें भारतीय समझकर उनका शुक्रिया अदा किया और मुसाफिरों की रिहाई के लिए 2 मुतालबात भी पाकिस्तान को सामने रखकर पेश कर दिए। उनका पहला मुतालबा था कि पाकिस्तान चागी में एटॉमिक टेस्ट से दस्तबरदार हो जाए। दूसरा मुतालबा था कि बलूचिस्तान हुकूमत के रुके हुए फंड्स फौरी बहाल किए जाएं। पाकिस्तानी हुकाम ने हाईजैकर्स को कायल किया कि खवातीन और बच्चों को रिहा करके मुज़ाकरात तैयारे से बाहर किए जाएं। हाईजैकर्स ये मुतालबा मान गए। वो तैयारे से बाहर आए तो कमांडोज ने एक्शन शुरू कर दिया और तीनों हाईजैकर्स को जिंदा पकड़ लिया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि तीनों हाईजैकर्स रा के एजेंट थे। वो ग्वादर एयरपोर्ट पर 1 लाख रुपया रिश्वत देकर असले समेत जहाज में सवार हुए। उनका मंसूबा यह था कि वो तैयारे को जोधपुर से नई दिल्ली ले जाएंगे और वहां भारतीय मीडिया पर अपने मुतालबात पाकिस्तान से पेश करेंगे, जिसे लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन उनका यह खतरनाक मंसूबा मट्टी में मिल गया। यह वो लम्हा था जब पाकिस्तान एटमी तजर्बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। दोस्त मुमालिक चीन और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया और अमलन दुनिया से कह दिया कि अब रोक सको तो रोक लो। 28 मई 1998 को जुमेरात के रोज चागी के गिर्द 100 किलोमीटर का इलाका पाक फौज ने घेरे में ले लिया। चागी की फिजा में फाइटर जेट्स परवाज करने लगे। मुमकिना भारतीय हमले के जवाब के लिए मिसाइल नस्ब करके भारत के कई शहरों को निशाने पर रख लिया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:16 पर चागी के पहाड़ 5 एटमी धमाकों से गूंज उठे। ये चागी 1 था। 30 मई को एक और जौहरी टेस्ट किया गया। ये चागी 2 था। 5 भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके हो चुके थे और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन चुका था। लोग नाचते हुए सड़कों पर निकल आए, मिठाई की दुकानें खाली हो गई और बैरूने मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जहां जहां थे खुशी से सरशार हो गए। लेकिन भारत, जहां से रोजाना धमकियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज खामोशी थी। बल्कि नई दिल्ली में लोकसभा में धमाकों की खबरों के साथ ही हंगामा बरपा हो गया और इजलास बर्खास्त करना पड़ा। चागी 1 और चागी 2 तो हो गए,
لیکن اب اس کے نتائج بھی تھے۔ دھماکوں کے مخالف ممالک نے پابندیاں لگائیں، جبکہ دوست ممالک نے امداد کا اعلان کر دیا۔ جرمنی نے پاکستان کی امداد روک لی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان پر پابندیاں لگا کر سزا دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ سویڈن نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر دی، یہاں تک کہ چین نے بھی دھماکوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ جاپان نے بھی پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ ورلڈ بینک، IMF اور ایشین بینک جو امداد فراہم کر رہے تھے وہ روک دی گئی۔ پاکستان پر 32 ارب ڈالر قرض تھا اور مرکزی بینک میں کل ریزروز محض 1 ارب 26 کروڑ ڈالر تھے۔ اب سامنے ایک نیا امتحان تھا اور جیب تقریباً خالی تھی۔ پاکستان نے اس بحران سے کیسے مقابلہ کیا اور کیسے کامیابی سے ان پہاڑ جیسے مسائل سے نجات حاصل کی، یہ کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ ہسٹری آف پاکستان کی اس قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کے لیے بہت لمبے عرصے سے کام کر رہا تھا۔ یہ پوری کہانی جاننے کے لیے کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں کیسے کامیاب ہوا اور یہ کیسے شروع ہوئی، شمالی کوریا سے اس کا کیا تعلق تھا اور پاک فوج اور بینظیر بھٹو نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جرمنی بغیر ایٹمی پاور بنے بھی اتنا طاقتور ملک کیوں ہے، تو یہاں کلک کیجیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔